जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान का कक्षा 7वीं का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 7th में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन है वो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें हमारा का प्रश्न है, भारत में सिंध प्रांत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, महमूद गजनवी ने, मोहम्मद गौरी ने, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम ने। इसके बाद दूसरा है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, महमूद गजनवी को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है इल्तुतमिश को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, छत्रक शैलें पाई जाती हैं रेगिस्तानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रेगिस्तानी क्षेत्रों में। इसके बाद अगला है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या नाइट्रोजन जो गैस है वो जो है वातावरण में यानी कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है अगला, अफ्रीका का गांधी कहा जाता है? महात्मा गांधी को, नेल्सन मंडेला को, सोनिया गांधी को, इंदिरा गांधी को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? अफ्रीका का गांधी कहा जाता है नेल्सन मंडेला को, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, राज्यपाल पद के लिए नियुक्ति की आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए? अगर आपको राज्यपाल बनना है तो आपको जो है न्यूनतम आयु आपकी जो है 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? गलत। दूसरा है, आयुष्मान कार्ड धारक व्यक्ति सूची में शामिल किसी भी अस्पताल से 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकता है? सही है। उज्जैन का महाकाल मंदिर पशुपत संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा? सही हो जाएगा। बलुआ पत्थर अवसादी शैल का उदाहरण है? ये भी सही हो जाएगा। इसके बाद है, भू प्रॉपर्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है? ये भी सही हो जाएगा। लावा द्वारा निर्मित काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, भूकंप का मापन भूकंप लेखी यंत्र यानी कि सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है? ये भी आपका सही हो जाएगा। वायु दाब तथा तापमान में विपरीत संबंध होता है? ये भी आपका सही हो जाएगा। वायुमंडल के प्रमुख तत्व होते हैं तापमान, वर्षा, पवन, वायुदाब एवं आर्द्रता? ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो है पहला वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा, दूसरा भी आपका सही है, तीसरा भी आपका सही है, ठीक है। इसके बाद आपका चौथा भी सही है, पांचवा भी सही है, छठा भी आपका सही है, सातवां भी सही है, आठवां भी सही है, नौवां भी सही है और 10वां भी सही है। ओनली आपका जो है केवल आपका जो है पहला वाला यहाँ पर गलत है और सारे आपके जो है सही कथन सही है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मार्कंडेय पुराण में कौन सी देवी की उपासना को प्रचारित किया गया है? तो मार्कंडेय पुराण में जो है देवी दुर्गा की उपासना का प्रचार किया गया है। विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती या देवी
महात्म नामक खंड में। ठीक है, इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, हम आंसर सभी के बोल देंगे तो आप लोग कॉपी में उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला है हमारा मार्कंडेय पुराण में कौन सी देवी की उपासना को प्रसारित किया गया है? तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग लिखेंगे मार्कंडेय पुराण में देवी दुर्गा की उपासना का प्रचार किया गया है, विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य नामक खंड में। ठीक है, इसके बाद दूसरा है इल्तुतमिश ने किस मुस्लिम शासिका को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, क्योंकि वह अपने बेटों को शासन के लिए अयोग्य मानता था। एक बार आंसर फिर से सुन लीजिए, इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, क्योंकि वह अपने बेटों को शासन के लिए अयोग्य मानता था। इसके बाद इसी में आपका दूसरा है सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किस महासागर के तट पर आते हैं? तो किसके आते हैं? प्रशांत महासागर के तट पर। किस पर? प्रशांत महासागर के तट पर। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है संगनन किसे कहते हैं? तो संगनन किसे कहते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। संगनन वह प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प तरल अवस्था में परिवर्तित होती है। यह अक्सर तब होता है जब हवा ठंडी होती है और अपनी जल वाष्प को धारण करने की क्षमता खो देती है। संगनन किसे कहते हैं? संगनन वह प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प तरल अवस्था में परिवर्तित होती है। यह अक्सर तब होता है जब हवा ठंडी होती है और अपनी जल वाष्प धारण करने की क्षमता खो देती है। इसके बाद है जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। इसका आंसर फिर से सुनेंगे, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है बेसर तथा द्रविड़ शैली के मंदिरों का आकार लिखिए। तो इसका आकार कैसा होगा? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसर। तो जो बेसर के मंदिर होंगे, जो बेसर शैली के मंदिर होंगे, उनका आकार कैसा होगा? गोल होगा। कैसा होगा? गोल या फिर वृत्ताकार हो। कैसा होगा? गोल या फिर वृत्ताकार। ठीक है, जबकि जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं उनका आकार कैसा होगा? उनका आकार होगा वर्गाकार। कैसा होगा? उनका आकार होगा वर्गाकार। तो बेसर शैली के मंदिरों का आकार गोल या वृत्ताकार होता है, जबकि द्रविड़ शैली के मंदिरों का आकार वर्गाकार होता है। ठीक है, इसके बाद है अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टान क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चट्टानें अवसादों के जमाव से बनती है जो धीरे धीरे परतों के रूप में जमते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है संवहनीय वर्षा किसे कहते हैं? इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग कॉपी लेकर बैठिए। ठीक है, जो हम आंसर्स बोल रहे हैं उनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, संवहनीय वर्षा उसे कहते हैं, संवहनीय वर्षा उसे कहते हैं जब पृथ्वी की सतह गर्म होने से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ठंडी होकर संघनित होती है, जिससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है। यह वर्षा जो है विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अधिक होती है। आंसर फिर से देख लीजिए, संवहनीय वर्षा उसे कहते हैं जब पृथ्वी की सतह गर्म होने से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ठंडी होकर संघनित होती है, जिससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है। यह वर्षा जो अधिकतर विषुवतीय रेखीय क्षेत्रों में होती है। इसके बाद है नागरिक समानता का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर देख लीजिए नागरिक समानता का क्या अर्थ है। नागरिक समानता का अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है। क्या है? नागरिक समानता का अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं और किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या नस्ल के आधार पर
कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो नागरिक समानता का क्या अर्थ है? नागरिक समानता का अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं और किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना क्या है? तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना एक ऐसी योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उन रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारियों से पीड़ित हैं और सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। एक बार फिर से आंसर देख लीजिए। राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना एक ऐसी योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी जिनके पास बीपीएल कार्ड है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उन रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारियों से पीड़ित है और सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 5, जिसमें आपके द्वितीय प्रश्न आते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है भारतीय संस्कृति की मौलिक विशेषता क्या है? तो यहाँ पर हम लोग कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति की कुछ मौलिक विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहले भारत में क्या है? अनेकता में एकता है, यानी भारत में विविध धर्मों के लोग रहते हैं, भाषाओं के लोग रहते हैं, जातियों और संस्कृतियों के लोग एक साथ शांतिपूर्वक रहते हैं, जो विविधता में एकता को दर्शाता है। इसके बाद दूसरी विशेषता है प्राचीनता। भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों से चली आ रही है और इसकी जो जड़ें हैं वैदिक युग में भी देखने को मिलती है। इसके बाद है सहिष्णुता और उदारता। भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों और विचारों को समान सम्मान किया जाता है। इसके बाद वसुधैव कुटुंबकम, यह भारतीय संस्कृति का मूल दर्शन है, जिसका अर्थ है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। इसके बाद अगला है पर्यावरण के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। तो पर्यावरण में प्रमुख घटकों में सबसे पहले आते हैं जैविक घटक, जिसमें सभी जीवित प्राणी शामिल होते हैं, जैसे कि पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और मनुष्य। ये घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं हमारे अजैविक घटक। इसमें निर्जीव तत्व शामिल है, जैसे कि वायु, जल, मिट्टी, प्रकाश, तापमान, खनिज आदि। ठीक है। इसके बाद है भारत सरकार की किन्हीं 3 स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में आपको लिखना है। तो इसमें सबसे पहली योजना वही हो जाएगी आयुष्मान भारत योजना। ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना होता है। ठीक है। इसके बाद दूसरी है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। इस योजना का उद्देश्य है सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराना। इसके बाद तीसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना है, ताकि सभी को समान और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। ठीक है। तो आई होप आपने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छे से नोट कर लिया होगा और इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को आपको दर्शाना है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, घास के मैदान, प्रेरी, स्टेपी, पंपास, वेल्ड। तो ये आपका जो है पूरा कक्षा 7वीं का अर्धवार्षिक का मॉडल पेपर सॉल्व हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।